हेलो किड्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है। इससे पहले कि हम ये चैप्टर शुरू करें, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या फिर लिविंग है या नॉन लिविंग है। यस, आपने ठीक सोचा। ऐसी चीज़ें जिनको हम चलता फिरता देखते हैं, जिनको हम देखते हैं कि वो ब्रीथ ले रही हैं, जिनको हम देखते हैं कि वो अपने कामों को कर पा रहे हैं, वी कैन से दैट दे आर अलाइव और दे आर लिविंग थिंग्स। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ काम नहीं करते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर किसी को कोई कोमा में चला गया, कोई इंसान वो लेटा हुआ है और बहुत दिनों से वो ऐसी ही सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में है कि वो लेटा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग? वो भी लिविंग होता है, लेकिन हाउ कैन वी कैन वी नो दैट पर्सन इज़ लिविंग? यस, आपने सही सोचा। हम उसके कुछ शरीर में कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे फंक्शन करती हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि वो लिविंग है। सबसे पहला है उसमें ब्रीथ वो करते हैं, हमें उनकी सांस का पता चलता है कि वो ब्रीथ कर पा रहे हैं, और उनके जो भी हार्ट है वो रेगुलर चेक करते रहते हैं डॉक्टर्स, वो सही से काम करता है, यानी कि उनका जो सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड जो उनके अंदर फ्लो कर रहा है वो सही से कर पा रहा है, और डाइजेशन एंड ऑल सब प्रोसेसेस ठीक से हो पा रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो लिविंग है। तो लेट अस सी द डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll see the difference between living and non-living. As I told you, जो लिविंग चीज़ें होती हैं या जो नॉट, we cannot say them things, but they are organisms जो भी living होंगे। how can we know that they are living? They can walk, and if they are human beings they can talk, they can eat, so many things are there. They can run, they can eat, they can run, they can breathe, they can show some movements. ये जो मैं मूवमेंट्स यहाँ पर अलग से लिख रही हूँ, मूवमेंट्स यहाँ वॉक में भी आ सकता है, टॉक में भी आ सकता है, बट ये अलग से जो मैं मूवमेंट्स लिख रही हूँ दैट इज़ फॉर प्लांट्स स्पेशली। एंड दे ग्रो, living things grow, as we can see in case of all the living things, especially like if we take our example, human beings पहले जब वो पैदा होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो बढ़ते हैं, तो दे ग्रो। एंड इवन दिस इज़ द केस फॉर द प्लांट्स ऑल्सो। प्लांट्स को हम पहले जब लगाते हैं, वी सॉ देम इन द फॉर्म ऑफ सीड, उसके बाद वो प्लांटलेट्स, छोटे छोटे प्लांटलेट्स आते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्री हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन किस तरह का प्लांट है, हर्ब है, शर्ब है या ट्रीज़ हैं। एंड देन वी सी some kind of I told you here, like in case of plants if we say, तो we see them green. अगर green है plant तो that means they are making their food, that means they are alive. But what about those plants which are not green? Like some plants you can see they have got red color leaves, or they have got orange color leaf. So how can we say that those plants are alive? We can say them alive because of, we can see their growth, we can see some movements in them. ग्रोथ का हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसके लीव्स ग्रीन, रेड हैं या फिर ऑरेंज हैं, तो वी कैन सी कि जब अब उसको हमने ग्रो किया था तब वो उस साइज़ का नहीं था जो हम कुछ सालों बाद देखते हैं। तो लाइक दैट वी कैन से दैट दे आर ग्रोइंग। और ग्रो जो वो कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर कुछ काम हो रहा होगा प्लांट के अंदर जो वी कैन नॉट सी, कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होंगी जो उनको ग्रो करने में, जो उनकी मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। तो
लेकिन ये जितने भी हमने चीज़ें अभी देखी हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, ये हम नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं देखते. लाइक से फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ टेबल कैन नॉट वॉक, टेबल कैन नॉट टॉक, इट कैन नॉट ईट, रन और ब्रीद और वॉट एवर, ग्रोथ और मूवमेंट वॉट एवर वी हैव सीन हियर इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्या ये जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी हैं कि वी कैन सी देम ग्रोइंग, वी कैन सी देम शोइंग मूवमेंट्स, वी कैन सी फील देम दे आर ब्रीदिंग और वॉकिंग एंड टॉकिंग और रनिंग और ईटिंग, तो इसका मतलब क्या ये होता है कि जो चीज़ें ये सब चीज़ें शो कर रही हैं वो ही लिविंग हैं? नहीं. सम थिंग्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक किसी भी पर्सन का जो कोमा में है, उसको हम वॉक करते नहीं देखते, उसको हम ऐसे बैठ के खाता हुआ नहीं देखते, वी कैन नॉट सी हिम लाइक डूइंग सम मूवमेंट्स और ग्रोथ, बट दे आर स्टिल अलाइव. तो वी कैन नॉट सी ऑन द बेसिस ऑफ विजिबल मूवमेंट, on the basis of visible movements only, we cannot say that someone is alive. There are some other things, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रखती हैं, या कुछ और तरह के मूवमेंट्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं. कुछ सम इनविजिबल मूवमेंट्स या इनविजिबल ऐसी कुछ फंक्शंस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखते हैं, एंड दे कैन बी लाइक इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ वायरस के बारे में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है. कुछ लोगों ने जब वायरस के बारे में डिस्कवरी हुई थी, सम पीपल सेड दैट दे आर नॉन लिविंग, सम पीपल सेड दैट दे आर लिविंग. जिन्होंने बोला था वो लिविंग है, तो वो इसलिए बोला था क्योंकि वायरस जब तक किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जाता है, वो ऐसा लगता है कि वो डेड है, वो नॉन लिविंग है, वो कुछ नहीं करता, वो कुछ एक्टिविटी शो नहीं करता. लेकिन जैसी वो किसी होस्ट के अंदर एंट्री करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई वायरस है जो इंसान के अंदर एंटर कर गया, लाइक अभी हम कोरोना वायरस पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल है जो सभी को पता है. तो जब वो किसी होस्ट के अंदर जब जाता है तभी वो इन्फेक्शन कॉज करता है, और जिससे हमें पता लगता है कि वो अलाइव है, वो लिविंग है. लेकिन अगर आप उसको आउटसाइड होस्ट देखेंगे, किसी इंसान के बाहर जब उसको देखेंगे जो कि हमें दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा होता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली वी कैन सी, तो इस जो पहले के जो साइंटिस्ट थे दे सॉ कि ये तो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, दैट वाज लुकिंग लाइक नॉन लिविंग थिंग. लेकिन जब वो किसी होस्ट में एंटर करता है तो वो एक्टिविटी शो करता है और उसमें इन्फेक्शन कॉज करता है जनरली. और कैसे करता है? वो होस्ट की मशीनरी को अपना मतलब उसको खुद उस पे अटैक करके और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है. तो ऐसी, और दूसरा एग्जांपल दिया जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में, दैट वाज एग्जांपल ऑफ द पर्सन हु इज़ इन कोमा में गया हुआ इंसान, हमें कुछ उसके एक्टिविटीज़ विजिबल नहीं दिखती हैं. तो देयर आर सम इनविजिबल मूवमेंट्स ऑल्सो, सम इनविजिबल एक्टिविटीज़ ऑल्सो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती हैं. वो ये प्रूफ करती हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो है वो लिविंग है. तो दीज एक्टिविटीज़ वी विल सी इन, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी भी इंसान की लाइफ को मेंटेन करती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हमें इनविजिबल दिखती हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लूँगी क्योंकि उससे हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं. जैसे कि अगर कोई पर्सन सो रहा है या कोई बैठा है जो हमें लगता है कि वो बहुत इनएक्टिव है, स्टिल ही इज़ अलाइव. हाउ ही इज़ अलाइव? क्योंकि उसके अंदर की जो चीज़ें हैं इनसाइड द बॉडी, सम
प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन जो उसको लिविंग बनने में हेल्प करते हैं, जो उसको अलाइव रखने में हेल्प करते हैं, इवन द पर्सन इज स्लीपिंग और सिटिंग। और ये जो ऐसे प्रोसेसेस हैं जो किसी की लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, दीज प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो वी कैन से व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, we can make out from here. They are the processes which are useful to maintain someone's life, and they are necessary processes. अगर ये प्रोसेसेस नहीं होंगे किसी ऑर्गेनिज्म में तो वो दे कैन नॉट बी अलाइव एंड दे मस्ट गो ऑन, हमेशा होते रहने चाहिए किसी भी पर्सन को अलाइव या किसी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए। जैसे कि हमारे हार्ट का चलना, हमारा रेस्पिरेशन करना, हमारे खाना जो हमने खा लिया एक बार और खा के हम बैठ गए या सो गए तो वो एज इट इज़ नहीं पड़ा रहता, वो डाइजेस्ट होता रहता है अंदर, और उसके बाद जो डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट मटीरियल होता है, जितनी हमारे शरीर में यूज़फुल उसमें से चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, एंड रेस्ट ऑफ द वेस्टफुल थिंग्स आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। तो ये सारी चीज़ें तब भी चलती रहती हैं जब हम सोते हैं या जब हम बैठते हैं या जब किसी को लगता है कि हम एक्टिव नहीं हैं, या जो पर्सन कोमा में है वो भी रेस्पायर या ब्रीद करता है इन प्रोसेसेस के द्वारा, जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन, and then excretion, growth and movement, coordination and control, reproduction। ये सारी चीज़ें, these are all the processes which are necessary to maintain someone's life, and they must go on to keep someone alive or keep some organism alive. So in this lecture we will do the nutrition. We will see what is nutrition and what are the different types of nutrition, and before that we will see about all of them little bit. And in this chapter of biology, which is in the 10th class of NCERT book, we have got nutrition, respiration, transportation and excretion in one chapter, and coordination, control, reproduction, movement and growth we'll study in different chapters. So first of all we'll see nutrition. What is nutrition? बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशन में जब न्यूट्रिशन का हम शब्द सुनते हैं तो दे मे से दैट न्यूट्रिशन इज़ लाइक समथिंग वी आर ईटिंग एंड गेटिंग न्यूट्रिशन आउट ऑफ इट। सो इट इज़ नॉट ओनली दिस, ये इसका एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, जैसे हमने बोला ये सारे क्या हैं, दे ऑल आर लाइफ प्रोसेसेस। तो न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस which includes taking of food in and using it for growth, repair and metabolism. So nutrition is a process of taking food in and using it for growth, repair एंड मेटाबॉलिज्म। अब इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम 3-4 काम होते हैं। एक तो इट इज़ अ प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन, जिसमें हम खाना अंदर लेते हैं. वी ऑल नो कि हम खाना, स्पेशली अगर अभी हम बात करेंगे, हम अलग अलग एग्जाम्पल और कुछ ऑर्गेनिजम्स के पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल हम जानने के लिए कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली, क्योंकि उससे हम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि हमने खाना अंदर लिया अपने मुंह में, एंड विद द हेल्प ऑफ टीथ वी च्यू इट, एंड उसके बाद वो हमारे शरीर में जाता है फॉर डाइजेशन. वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है ताकि उससे हमें एनर्जी मिल सके. हम खाना क्यों खाते हैं? सो दैट वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम इट, ताकि हमें उससे एनर्जी मिले, हम अपने अलग डिफरेंट कामों को, फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें, उससे हमारी ग्रोथ हो सके, और जहाँ कहीं भी रिपेयर की ज़रूरत है हमारी रिपेयर हो सके, और मेटाबॉलिज्म हो सके. यानी जो भी हमने खाना, प्रोटीन लिया है अंदर, या कार्ब्स लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, या प्रोटीन्स लिया है, उसका मेटाबॉलिज्म, यानी कि वो अगर ऐसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो वो टूटता है, ताकि वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाए, और हम हमारा शरीर उसको यूज़ कर सके. ऐसी प्रोटीन जो है सिंपलर फॉर्म में, जैसे अमीनो एसिड्स वगैरह में टूटते हैं, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें. मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हैं जो यूज़फुल हैं, उनका ब्रेक डाउन और उनका बनना. फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग बोथ आर इंक्लूडेड इन मेटाबॉलिज्म. इसमें आता है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मीन्स कुछ अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ है, हम कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ खा लिए, फूड है, तो वो ब्रेक डाउन होगा, जैसे मैंने इनका एग्जांपल बताया, कार्ब्स एंड प्रोटीन का. एंड एनाबॉलिज्म मीन्स अगर कुछ टूटा हुआ है, उसको जुड़ने की ज़रूरत है, तो वो जुड़ता है विद द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म. देन सेकेंड जो हमने प्रोसेस देखा, जो हमें पढ़ना है अपने चैप्टर में, दैट इज़ रेस्पिरेशन. समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज विद द टर्म रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. दोनों बहुत अलग हैं. रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये न्यूट्रिशन के बाद का प्रोसेस है, एक्चुअली इसी के सीक्वेंस में है, इसलिए हम इसके बाद पढ़ते हैं. इसमें क्या होता है कि जो भी खाना हमने खाया, सपोज हमने खाया कार्बोहाइड्रेट्स खाए, C6H12O6, एक जनरल फार्मूला आई एम राइटिंग फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये O2 के साथ कंबाइन होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ. ये रेस्पिरेशन का काम है. और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, नॉट कंबाइनिंग एक्चुअली, उसके साथ प्रेजेंस में ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि हमें चाहिए थी अपने कामों को करने के लिए. हमें एनर्जी चाहिए थी. वो एनर्जी कैसे मिली? जब हमारा फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में अलग होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है. सो दिस इज़ completely different from breathing. Breathing जो है वो it can be a part of respiration, but it is not respiration. Breathing क्या होती है कि हम जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड CO2 रिलीज करते हैं, तो दैट इज़ ब्रीदिंग. बट ऐसा यहाँ पे ये ब्रीदिंग नहीं है. यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है. यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ ये हो रहा है, O2 लिया जा रहा है अंदर एंड CO2 इज़ रिलीज्ड आउट. और अगर हम प्लांट के केस में देखें तो प्लांट के केस में क्या होता है, इन द केस फॉर एग्जांपल इन प्लांट्स दे टेक CO2 इन एंड दे रिलीज O2 आउट. उल्टा होता है प्लांट्स के केस में. ओके, नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. अभी हमारा क्या हुआ था रेस्पिरेशन में कि एनर्जी हमको मिल गई है और फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया. अब ये फूड जो है, अगर जहाँ पे भी ये जब प्रोसेसेस चल रहे हैं रेस्पिरेशन का, लंग्स में एंड आगे जो स्टमक इंटेस्टाइन में ये सब डाइजेशन हो रहा है, अब उसको फूड को एक जगह नहीं रहना. एक जगह रहेगा तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में एनर्जी नहीं जाएगी. उसके जो एनर्जी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको हमारे ब्रेन में भी जाना है, लेग्स में भी जाना है, हैंड्स में भी जाना है, सब जगह ट्रांसपोर्ट होना है. तो ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ फूड and oxygen both from one place
from one part of body, we can say. To another. अब नेक्स्ट क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट भी हो गया, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे चला भी गया है फूड और ऑक्सीजन. अब उसमें से ऐसा फूड जो हमारे शरीर को जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो वेस्ट है, वो उसको बाहर निकलना ज़रूरी है. तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज़ एक्सक्रीशन. जैसे नाम से क्लियर है, समथिंग इज़ कमिंग आउट एंड इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बॉडी. सो वेस्ट फूड मटेरियल जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, जो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, वो इट हैज़ टू कम्स आउट थ्रू दिस प्रोसेस, excretion. Now we'll talk about them one by one. सबसे पहले हम देखेंगे what is nutrition. हमने अभी जैसे ऊपर देखा कि it is the process of taking food in और उसको यूज़ करना for the growth energy. Now we'll see कि जो न्यूट्रिशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है. सो बेसिकली द न्यूट्रिशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स. One is autotrophic and another one is heterotrophic. Now this heterotrophic is again of 3 types. That is saprophytic, then parasitic, and then holozoic. इन सब के बारे में हम 1 by 1 पढ़ेंगे. और ये जो holozoic है that is again of 3 types, very common, we all know this. That is herbivore, carnivore and omnivore. Okay, now we'll see. सबसे पहले हम देखेंगे what is auto and heterotrophic. Sometimes it comes in exam, like what is the difference between auto and heterotrophs. So as I told you in many of my lectures कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है. So autos means self and trophs means या trophos means feed. ये आप अगर ध्यान कर लेंगे, इसको समझ लेंगे इस टर्म को, तो आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी और आपको उतना लर्न करने की, ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हिटीरोज मीन्स होता है डिफरेंट and trophos, so we know feed. Now अब ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, हमने बोला कि दे आर सेल्फ फीड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स which make their own food. They don't depend on other organisms, but they produce their own food, are known as autotrophs, and the nutrition is known as autotrophic. This is the type of nutrition. और ये nutrition जो organism follow करेंगे, जो organism autotrophic nutrition जिनके पास होता है, हम उनको बोलते हैं autotrophs, and those organism which have
heterotrophic nutritions they are known as heterotrophs. मैं लिख देती हूँ. Autotrophs ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. एंड द ऑर्गेनिजम्स विच हैव heterotrophic nutrition are known as heterotrophs. Now I told you, just like now I discussed that they are self-feed. That means they will make their own food. सेल्फ मतलब वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं. एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि अपने आप ये खाना बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं. दे आर प्रोड्यूसर्स. एंड हियर एज द नेम सजेस्ट, दे आर not making their own food, but they depend on other organisms, especially they depend on these. इन autotrophs के ऊपर डिपेंड करते हैं. So we can write they depend on other organisms, या फिर ऑटोट्रॉप्स हम कह सकते हैं. ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. और इसीलिए हम इनको बोलते हैं कंज्यूमर. दे कंज्यूम देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. दे कंज्यूम देयर फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर्स. ये इस नाम से भी आ सकता है कि what are producers in autotrophs and what are consumers. So you can write that because they make their own food, they are producer, and they depend, these ones depend on autotrophs or other organisms. That is why they are known as consumers. Now अब ये बनाते कैसे हैं अपना फूड. एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं ताकि हमें एक पिक्चर क्लियर हो जाए. हाउ डू दे मेक देयर फूड. प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड वी नो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस, जो कि हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं. ये क्या करते हैं कि दे टेक CO2 and H2O, जो कि इनको ये दीज आर इनऑर्गेनिक मटीरियल्स. इस इनऑर्गेनिक मटीरियल की हेल्प से एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल they make their food. They synthesize their food, and that food is C6H12O6 plus 6O2. ये जो है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, जो कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हो सकता है, या फिर जब वो प्लांट उसको स्टोर करते हैं तो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि दे आर यूजिंग सनलाइट विच इज़ अ लाइट एनर्जी. प्लांट ये काम करते हैं. उनको पानी कहाँ से मिलता है? दे गेट वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड दे गेट CO2 फ्रॉम एनवायरनमेंट और एयर वी कैन से, यहाँ से. और उनके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो जो ये और जो उनके पास क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से ये जो लाइट एनर्जी जो इनको मिल रही थी वो अब यहाँ पे ग्लूकोज जो बन रहा है वो चेंज हो रही है. लाइट एनर्जी इज चेंजिंग इनटू केमिकल एनर्जी. ये पूरा प्रोसेस होता है. लाइट एनर्जी चेंजेस टू केमिकल एनर्जी. एंड इस केस में, इन द केस ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, दे टेक, ये जो इन्होंने ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाया है, हेटेरोट्रॉप्स यही कंज्यूम करते हैं. अब ये क्या हो गया, यहाँ पे इनऑर्गेनिक था, अब जो ग्लूकोज बना दैट बिकम्स ऑर्गेनिक मटेरियल. तो दिस ऑर्गेनिक मटेरियल इज कंज्यूम्ड और इनटेकन बाय द हेटेरोट्रॉप्स टू ऑब्टेन एनर्जी. यहाँ पे इनको एनर्जी मिल गई, जो लाइट एनर्जी मिल रही थी वो केमिकल एनर्जी इनको यहाँ पे मिल गई है. ये वाला चीज़ जो है ये हेटेरोट्रॉप्स खाते हैं. सो ये तो हम कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं दे डिपेंड ऑन इनऑर्गेनिक मटीरियल
टू फॉर देयर फूड. और ये जो heterotrophs हैं दे इनटेक organic substances or organic material, we can say, to obtain energy. और ये क्या करते हैं? They intake inorganic material and change light energy to chemical energy. So like this we can see the differences between both of them. Now they cannot यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में दे स्टोर, लेकिन ये जो heterotrophs होते हैं they are not capable of storing energy. देन नेक्स्ट इज जैसे कि हमें प्लांट्स के बारे में पता है, वही हम जो प्लांट्स का है वही ऑटोट्रॉप्स के बारे में. सो वी कैन राइट द नेक्स्ट डिफरेंस दैट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. While we know the case of heterotrophs just opposite, they can move. नेक्स्ट इज और क्या डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स हैं तो हमने अभी देखा कि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है, बिकॉज ऑटोट्रॉफ्स हैव ग्रीन प्लांट्स. तो वी कैन से दैट ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट के सेल्स होते हैं उसमें ऑर्गेनेलिज होते हैं. ऑर्गेनेलिज होते हैं जो कि उस सेल के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. कुछ माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे, कुछ क्लोरोप्लास्ट होंगे. तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. यही हेल्प करता है प्लांट को के फोटोसिंथेसिस की हेल्प में, उसका खाना बनाने की हेल्प में. तो ग्रीन प्लांट्स अगर जो है वही ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करते हैं. दे हैव क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल इन देम. एंड जबकि यहाँ पे तो क्योंकि प्लांट्स है ही नहीं तो दे डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट. वी कैन राइट द डिफरेंस in opposite to the autotrophs, do not contain chloroplast. और एक और हम लास्ट में जो डिफरेंस दोनों में लिख सकते हैं कि इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं. एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ autotrophs is green plants, देन सम एल्गीज जो कि ग्रीन कलर की होती हैं जिसको हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं, एंड सम बैक्टीरिया. जबकि यहाँ पर ये तो बहुत कॉमन है, इसमें हम एनिमल्स या कुछ एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एंड देन ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, ये सारे हेटेरोट्रॉप्स में आ जाते हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर फूड. नाउ वी सेड दैट हेटेरोट्रॉप्स जो है वो फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 types, that is saprophytic, then there was parasitic, and the last one was holozoic. ये भी बहुत ईजी है क्योंकि ये क्यों इसमें आते हैं, क्योंकि ये सारे अपना अपना खाना खुद नहीं बना पाते. दे डिपेंड ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स टू मेक देयर फूड. नाउ विल सी व्हाट आर saprophytic. तो saprophytic are those organisms which obtain their food from dead and decaying organic matter of, they obtain
their food from dead and decaying organic matter of dead plants. अभी तक मुझे लगता है आपके दिमाग में एग्जाम्पल आ गया होगा. ऐसे कुछ एनिमल्स और प्लांट्स हो सकते हैं जो अपना खाना गली और सड़ी चीज़ों से ऑब्टेन करते हैं. एनिमल्स हैं, रोटन ब्रेड्स हैं, ठीक है, ये बहुत कॉमन है. मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ, अगर हो सकता है आपके दिमाग में भी आ गया हो अभी तक. इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है मशरूम जो हम खाते हैं. वो कहाँ ग्रो करती है? जहाँ पे डंपी और बहुत मतलब जहाँ पे बहुत मॉइस्चर होता है और बहुत डंपी एरिया होता है, वहाँ पर मशरूम ग्रो करती है. वहाँ से अपना ये लेती है, फूड लेती है. जैसे हमने बोला ना डेड प्लांट्स, तो डेड प्लांट्स, मशरूम का जो खाना है वो खाद वगैरह होती है, जो भी एनिमल्स का या फिर काऊ वगैरह का जो डंग है उससे जो मैन्योर बनती है, विद प्लांट्स के जो डेड प्लांट्स रहते हैं उन सबको मिला के जो मैन्योर बनती है, वहाँ पे मशरूम ग्रो करती है, बहुत डंप प्लेस पे. ऐसी जो ये रोटन ब्रेड जो हमने देखा होगा, ये हम घर पे कई बार देखते भी हैं कि जब कभी जो ब्रेड ख़राब हो जाती है, थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाती है कभी कभी, और हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उस पर फंगस ग्रो करने लगती है, क्योंकि फंगस का खाना ये रोटन ब्रेड है. तो और एग्जांपल क्या लिख सकते हैं फंगस में? जैसे ईस्ट वगैरह है, और some other fungus are there which grow on these kind of dead and decaying matter. And कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर छोटे छोटे, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं. देन पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, दैट विल सी. पैरासिटिक जो है बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, वी ऑल नो दिस वन. और जो इसका सबसे, अगर मैं एग्जाम्पल पहले इसलिए बताना चाह रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है. एग्जाम्पल जैसे लाइस है, जैसे कि मॉस्किटोज़ हैं, ठीक है. ये क्या करते हैं? लाइस जो है किसी के हेड पर बैठता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है. तो ये जो लाइस जो है दैट वुड बी पैरासाइट, और जो मैन है वो होस्ट है. जिस किसी के पर्सन के सिर में ये लाइस रहते हैं तो वो पर्सन होस्ट हो गया, और लाइस जो है वो पैरासाइट है जो इससे अपना न्यूट्रिशन लेता है. और ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जहाँ पे जो न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट. लाइस हमें नहीं मारता, मॉस्किटो हमें नहीं मारता, लेकिन दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अस. सो दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट विदाउट किलिंग इट. ऐसे ही एग्जाम्पल जो हमने दूसरा देखा था, दैट वाज एग्जाम्पल ऑफ मॉस्किटो. मॉस्किटो हमारे शरीर में कहीं भी काट लेते हैं एंड दे टेक न्यूट्रिशन आउट ऑफ अस. वो क्या न्यूट्रिशन है? दैट इज़ ब्लड. मॉस्किटो एंड मैन. तो मॉस्किटो क्या हो गया? पैरासाइट हो गया, और मैन हो गया होस्ट, जहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. दे आर टेकिंग देयर न्यूट्रिशन बट दे आर नॉट किलिंग अस, ठीक है. सो दिस इज पैरासाइट एंड दिस इज होस्ट. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो पैरासाइट्स हैं वो थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकते हैं, बट जनरली दे डोंट किल देयर होस्ट. नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. So what is this holozoic nutrition? Heterotrophic holozoic. इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना ऐसी सॉलिड खाते हैं, सॉलिड पूरा को पूरा खाना खाते हैं. हॉलोजोइक मतलब होल फूड दे विल कंज्यूम. और
कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग अपना खाना कुछ भी जैसे सपोज़ ह्यूमन बीइंग कुछ कभी मीट खाते हैं, कभी प्लांट लेते हैं, वो एज अ मतलब कॉम्प्लेक्स फूड वो लेते हैं, और फिर होलोजोइक में ये स्पेशल होता है इस न्यूट्रिशन में कि वो फिर अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो पहले तो वो पूरा खाना लेंगे, जैसे कि लाइस और मॉस्किटो के केस में देख रहे थे कि वो छोटे छोटे से ब्लड ले रहे हैं, तो वो ब्लड सक कर रहे हैं, तो वो मतलब एक लिक्विड की फॉर्म में। यहाँ पे वो सॉलिड फूड लेते हैं और होल फूड लेते हैं। तो ऐसी एनिमल या ऑर्गेनिजम्स में आएंगे जिनमें कैपेसिटी हो कि अपना खाना पूरा का पूरा खाना ऐसे सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम कर सकें। तो इसमें जनरली एग्जाम्पल जो अभी तक हम समझ गए होंगे, जैसे कि हम ही लोग हैं, मैन है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, कैट है, डॉग है, देन लायन है, देन काव है, ये सारे मतलब इसी तरह से जो भी एनिमल हैं, फिशेस हैं, जो अपना खाना एज इट इज़ पूरा का पूरा खाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उनको हम होलोजोइक हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। दैट इज़ वेरी कॉमन, आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट इज़ herbivore, then carnivore, and then omnivore. Herbi, as it is clear by the name, means ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो हर्ब्स को कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड। एग्जाम्पल हमारे पास अभी आ चुका होगा दिमाग में, दैट इज़ काउ, या और अदर कुछ इंसेक्ट्स हैं, ग्रास हॉपर वगैरह हैं जो ग्रास खाते हैं। सो डायरेक्टली दे विल डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, यानी कि ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दे कंज्यूम, हमने बोला था ना स्टार्टिंग में कि हेटेरोट्रॉप्स सारे कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने को खाने के लिए। तो दे कंज्यूम प्लांट्स या हर्ब्स, कुछ भी ग्रासेस, यानी प्रोड्यूसर्स को दे कंज्यूम। काव है, ग्रास हॉपर है, या और कोई भी जो भी एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। देन कार्निवोर्स आर, वी कैन से दे आर प्योर नॉन वेज, दे ईट ओनली मीट, लाइक लायन है। कुछ ह्यूमन बींग्स भी ऐसे होते हैं जो प्योरली कार्निवोर होंगे, कुछ ह्यूमन बींग्स भी ऐसे होते हैं जो प्योरली हर्बीवोर होंगे। जनरली ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स, यानी कि दे विल ईट both vegetables and meat, और ये they are only meat eaters. Now अगर हम फूड चेन की बात करते हैं, if we talk about food chain, suppose this is a food chain. फूड चेन क्या होता है कि इसमें हम सीरीज़ में एनिमल्स को रखते हैं कि कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए। तो यहाँ पे किसी भी फूड चेन में सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर्स, जो फर्स्ट लेवल है। ये दीज आर द लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो सबसे नीचे लेवल पर होगा, सबसे फर्स्ट लेवल पे होंगे ग्रास या प्लांट्स या तो फिर हर्ब्स वगैरह। तो ये होते हैं प्रोड्यूसर्स हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। तो लेवल 1 पे हमेशा फूड चेन में ऑटोट्रॉफ्स रहेंगे। और इसके बाद इन ऑटोट्रॉफ्स को, यानी इन प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स को खाएंगे सपोज काउ या इंसेक्ट्स या कुछ और छोटे छोटे एनिमल्स। तो ये होंगे लेवल 2 पर। लेकिन ये क्या है, हेटेरोट्रॉप्स, यानी कंज्यूमर्स। और इन काउ या इंसेक्ट्स को फिर ऊपर के जो एनिमल्स हैं, जैसे कि लायन है या फिर कोई और कोई बड़ी बर्ड है,
बर्ड्स वगैरह वो खाते हैं, या फिर यहाँ पर आ जाते हैं ईगल या हॉक वगैरह, वो फिर इन बर्ड्स को खाएंगे। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ऑलवेज द प्रोड्यूसर्स आर एट द लेवल 1 ऑफ द फूड चेन वाइल द हेटेरोट्रॉप्स आर फाउंड जनरली एट द सेकेंड एंड थर्ड लेवल ऑफ द फूड चेन। अब ये मैंने ऊपर बोला कि ईगल या हॉक्स ये क्या होते हैं, हम सबको पता है कि ईगल या हॉक्स जो हैं वो डेड जो भी एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स इवन उनको कंज्यूम करते हैं। तो लेट अस सी उनको हम बोलते क्या हैं। एक टर्म होती है, शायद हम सब ने सुनी होगी, स्कैवेंजर। सो व्हाट आर दीज एनिमल्स? जो ऐसे एनिमल्स जो अपना या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड किसी डेड एंड डिकेइंग, वहाँ पर हमने सेप्रोफाइट के केस में पढ़ा था, दे आर ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट ये जो स्कैवेंजर्स हैं ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट होते हैं। They are animals that consume dead organisms that have died or killed by some other organisms। यानी कि इनको हम जनरली हम इनको कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं। और ये मतलब इनका जनरली जो रोल होता है ये इकोसिस्टम में को मेंटेन करने के लिए होता है, क्योंकि ये डेड प्लांट और डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कंज्यूम करते हैं, the organism which consume dead organisms that have died or killed by other organisms। यानी कि जैसे कोई ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कहीं उनके डेड बॉडी पड़ी हुई है, या फिर किसी को लायन ने मार दिया, लायन ने किसी एनिमल को मारा है जैसे बफेलो या काओ को, तो उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म आके उस खाने को आके खाने लगते हैं उनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। किसी और के द्वारा मारे गए ऑर्गेनिज्म को जो कोई और ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। एंड दे आर लाइक वल्चर, हॉक्स, ईगल, ये सारे इसमें आते हैं। और इनको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने में इनका बहुत रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल। इन द इकोसिस्टम एज दे आर कंज्यूमिंग। अगर डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो फिर वो उनसे बदबू भी आएगी और एनवायरनमेंट ख़राब मतलब पॉल्यूट होता है। तो इसीलिए ऐसे एनिमल्स का बहुत ज़रूरी है, ऐसे बर्ड्स का या एनिमल्स का होना बहुत ज़रूरी है जो कि इन चीज़ों को जो थ्रोन अवे हैं, जो कि ऐसी छोड़ दी गई हैं, उनको कंज्यूम करें। So that is all about this lecture. Stay continued. Please share, like and subscribe my channel, and we'll see the detail of the nutrition in our next lecture.